राम राम भाई साहब ने। क्या हाल चाल है भाई साहब के? उम्मीद है सारे भाई बढ़िया पढ़ रहे होंगे और सारे सही होंगे। तो आज की वीडियो भाई मेरे डेली रूटीन के ऊपर है कि मैं कितने घंटे पढ़ता था, और एक मतलब सिलेक्शन के लिए कितने घंटे आपको पढ़ना चाहिए दिन में, और कैसे अपना डेली शेड्यूल बनाना चाहिए कि भाई कितना टारगेट करें, किस सब्जेक्ट को कितना पढ़े। इसके ऊपर पूरे डिटेल में बात करेंगे इस वीडियो में, ठीक है? तो सबसे पहले बात करते हैं कि मोस्ट कॉमन डाउट जो है ना इस चीज़ को लेके, मतलब इस टॉपिक के ऊपर जो सबसे कॉमन डाउट है उसके ऊपर बात करते हैं। तो सबसे पहले बात आती है कि डेली शेड्यूल या डेली रूटीन बनाना ज़रूरी है कि नहीं, मतलब बिना इसके भी पढ़ सकते हैं या फिर भाई बना के ही पढ़ना पड़ेगा। तो इसका जवाब है भाई कि बना के ही पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम बिना शेड्यूल के अगर तैयारी करते हैं ना, तो हम उस फोकस के साथ पढ़ ही नहीं पाते, क्योंकि हम आज 2 घंटे पढ़ेंगे, कल 4 पढ़ेंगे, परसों छोड़ देंगे। कोई हमारा मतलब अगले दिन का पता ही नहीं हमें कि कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है। तो उससे बात बनती नहीं। तो डेली शेड्यूल तो भाई बहुत ज़रूरी है सिलेक्शन के लिए। आपको प्रॉपर 6 महीने, 1 साल निभा के इसको करना पड़ेगा, तब जाके आपका सिलेक्शन हो पाएगा, ठीक है? दूसरी बात आती है भाई कि दिन में पढ़ें कि रात में पढ़ें? ये सबसे बहुत ज़्यादा मतलब कॉमन डाउट है, और मतलब बहुत बार पूछा जाता है मेरे से डीएम में। तो इसका आंसर देखो, क्या है कि सबकी बॉडी ना अलग-अलग काम करती है, ठीक है? किसी को भाई सुबह उठना पसंद है, किसी को रात में जगना पसंद है। तो अपने बॉडी टाइप के अनुसार भाई ये आपको करना पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं है कि सुबह ही पढ़ने वाले सिलेक्शन लेते हैं या रात में पढ़ने वाले ही लेते हैं। चाहिए कोई मतलब नहीं इस चीज़ का, मैं बताऊँ सही-सही। चाहे आप रात में पढ़ो, चाहे आप दिन में पढ़ो, आपको क्या है कि 10 से 12 घंटे पढ़ना है। किसी भी टाइम पढ़ो, कोई मैटर नहीं करता, ठीक है? मैं था भाई रात में पढ़ने वाला, क्योंकि मेरे को सुबह उठने में दिक्कत होती थी, मेरे से नहीं उठा जाता। तो मैं अपना रात में बैठता था आराम से, ठीक है? और सुबह तक मैं 5-6 बजे तक पढ़ता था बढ़िया। कई-कभार 7-8 भी बज जाते थे, 9 भी बज जाते थे। उसके बाद मैं सुबह ही सोया करता था लगभग 7 या 6 के आस-पास। फिर मैं उठता था सीधा 2-3 बजे, मतलब ठीक है? ऐसे करता था मैं तो अपना। तो अगर कोई सुबह पढ़ने वाला है भाई, सुबह उठ सकता है कोई भाई, तो अपना सुबह उठो 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे, जितने बजे भी आप उठ सकते हो। उसके बाद अपना सेम टारगेट्स वगैरह अपने सुबह से करने लग जाओ, और अपना रात को जल्दी सो जाओ। कोई दिक्कत नहीं इस चीज़ में, ठीक है? किसी की बात में आके या किसी की स्ट्रैटेजी मान के ये चेंज मत करना अपना टाइमिंग, क्योंकि बॉडी भाई जो जिस टाइम पे काम करती है ना जिसकी, उसी टाइम करेगी। मैंने अभी सुबह के लिए ट्राई किया है बहुत बार, बट मेरे से नहीं हो पाता था, मैं सारा दिन नींद में ही रहता था फिर। तो मैंने फिर करा ही नहीं भाई, मैं अपना फिर रात में ही पढ़ता रहा, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि सब टीचर वगैरह कहते हैं कि सुबह पढ़ना चाहिए, और एग्ज़ाम आपका दिन में होगा, रात में तो होएगा नहीं। तो आप रात में पढ़ोगे तो आप रात में एक्टिव होने लग जाओगे। फिर आपका पेपर दिन में है तो दिन में एक्टिव नहीं हो पाओगे आप, ये सब बोलते थे। बट मेरे को ऐसा लगता नहीं कि ऐसा कुछ है, क्योंकि मैं तो ना एग्ज़ाम से पहले तक भी रात में ही पढ़ता था। मतलब ये भी बोलते हैं कि भई आपका स्टेटस जब आ जाता है कि आपको पता लग जाएगा कि किस शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम है, तो वो पता लगने के बाद आपको उसी टाइम पे मॉक टेस्ट वगैरह देने चाहिए। सुबह है तो सुबह, दिन में है तो दिन में। बट मैं भई अपना जो रात में देता था, मैं उसी टाइम देता था। कोई मतलब नहीं किसी टाइम पेपर हो मेरा, और मैं अपना जाके दे आया करता था और हो जाया करता था। तो इस चीज़ के पीछे मत परेशान होना, ठीक है? अपनी बॉडी अनुसार कर लेना। तीसरी चीज़ आती है भाई कि टाइम ओरिएंटेड पढ़ें कि टारगेट ओरिएंटेड पढ़ें। इसका मतलब क्या है मैं बताता हूँ, कि टाइम ओरिएंटेड का मतलब तो ये होता है कि जैसे भाई हम ऐसे मान लेते हैं मन में कि हमें 4 घंटे मैथ पढ़ना है, 4 घंटे इंग्लिश, 3 घंटे जीके, 1 घंटे रीज़निंग। ये होता है टाइम ओरिएंटेड। और दूसरा है टारगेट ओरिएंटेड। टारगेट ओरिएंटेड क्या होता है कि आपको ना अपना सिलेबस पता होना चाहिए पूरा, कि हाँ, मेरे पास इतना सिलेबस है, उसको अपने डेज़ में डिवाइड करो। कि एग्ज़ाम से पहले कितने दिन हैं आपके पास अभी एग्ज़ाम तक के, और कितना सिलेबस है। उसको आप पर डे के हिसाब से सारे सिलेबस को डिवाइड करो, मैथ का भी, इंग्लिश का भी, जीके का भी, कि मैं इतना डेली इतना मैथ पढ़ूँगा तो मेरा इतने दिन में इतना मैथ पूरा हो जाएगा, और इतनी बार इसका रिवीज़न हो जाएगा। तो आपको उससे ना पूरा पता रहेगा कि आपका सिलेबस आपके अंडर में है। आपको पता है कि मेरा 3 बार मैथ रिवाइज़ हो जाएगा अगर मैं इस तरीके से इतना पढ़ूँगा रोज़ तो। तो इसलिए ये टारगेट ओरिएंटेड बहुत ज़रूरी है पढ़ना, ठीक है? टाइम ओरिएंटेड मत पढ़ना। तो आप ऐसे करके ना हर एक सब्जेक्ट के ऐसे टारगेट बना सकते हो कि किसको कितना पढ़ूँ, क्या करना है। तो ये सब तो थे भाई कॉमन डाउट्स, ठीक है? जो बहुत बार मतलब जो सबसे बेसिक इनमें है कन्फ्यूज़न, वो हो गया। इसके बाद अब आगे डिटेल में बात करते हैं इनके ऊपर। तो अब बात आती है कि डेली रूटीन का जो है वो कैसे बनाएँ, मतलब वही, जैसे मैं तो शीट बना के करता था, या फिर भाई डेली भी लिख सकते हो अपना टारगेट। 2 ऑप्शन है, मैं दोनों बता देता हूँ, ठीक है? मैंने ज़्यादा अपना काम जो किया है वो किया है भाई शीट बना के। शीट का क्या है कि एक प्लेन पेज पे मैं लिख लेता था, मैं इसमें वीडियो में स्क्रीनशॉट उसका ऐड कर दूँगा, ठीक है? तो आप वो देख लेना। उसमें क्या होता है कि मैं अपना एक प्लेन पेज पे लाइन मार के अपनी एक शीट सी बना लेता था, उसमें लिख लिया करता था डेट, 1 महीने तक की शीट बन जाती थी उसपे एक पेज पे। तो 1 महीने का, और लेफ्ट साइड में अपने सारे सब्जेक्ट वाइज़ लिख लेता था कि इसमें क्या पढ़ना है, ठीक है? तो उसके हिसाब से फिर मैं वहाँ टिक लगाता रहता था। जिस दिन का भी जो हो गया टिक लगाते जाओ। इससे क्या है कि आपका मतलब रिदम बना रहेगा। एक आपको वो मोटिवेशन आएगी अंदर, आप सारे टिक मार के सोओगे ना, तो अगले दिन आपको रहेगा कि आज फिर शुरू से करना है, ठीक है, सारे करके सोना है।
तो इससे बढ़िया रूटीन बन जाएगा, आपका 1 महीने तक बिल्कुल फ्लो में चलेगा। और अगर किसी दिन पूरा ना हो पाए, बाई चांस भाई काम-वाम भी आ जाते हैं, तो उसके लिए कोई रिग्रेट या गिल्ट मत डालना, ठीक है? मन में कि वो रह गया, फिर बंद ही कर दो, उसके बाद वही करना, ऐसा मत करना। अगले दिन अपना उसको पीछे वो जो रह गया ना, उसको फास्ट रिवीजन करने की कोशिश करो। एक बार मतलब ऊपर-ऊपर नज़र से वैसे गो थ्रू कर दो, कोई दिक्कत नहीं है और टिक मार लो। बस फिर अगले दिन से फिर अपना रेगुलर शुरू कर दो। तो ये ऐसे होना चाहिए। अब दूसरी बात आती है कि भाई ये शीट नहीं बनानी, आपको डेली के टारगेट लिख के करने हैं, वो भी कर सकते हो। जैसे मैं एक बार मैंने वो भी ट्राई किया था डायरी में लिख के, कि जैसे आज की डेट लिख ली और आज का टारगेट लिख लिया। मतलब जो कल करना है वो टारगेट लिख लिया अपना, ठीक है? उसमें क्या है कि अपना डेली के डेली लिखना पड़ेगा आपको, कि भाई आज मैथ में ये पढ़ना है, आज इंग्लिश में ये, कल ये। उसमें अपना डेली लिखो और अगले दिन फिर उस पे टिक लगाते जाओ, जो-जो काम होता जाए, और फिर रात में सोते टाइम अगले दिन का फिर लिख लो। ऐसे करके आप अपने डायरी या किसी भी नोटबुक में ऐसे ही बना सकते हो डेली टारगेट, या फिर वो शीट बना सकते हो, ठीक है? ये दोनों ही तरीके बढ़िया हैं, किसी से भी कर लो, दोनों में कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद बात करते हैं भाई सब्जेक्ट वाइज़ टाइमिंग और टारगेट्स कैसे क्या थे मेरे, ठीक है? मैं बताता हूँ अपने। जैसे मैथ की बात करते हैं सबसे पहले। अब मैथ में मैं क्या करता था कि भाई मैं डेली 100 क्वेश्चन का टारगेट रखता था, ठीक है? 2 घंटे का टाइम और 100 क्वेश्चन का टारगेट, ये मेरा फिक्स होता था। अब अगर किसी भाई को पीवाईक्यू बुक करनी है, तो ऐसे कर सकता है, 100 क्वेश्चन का टारगेट लगाओ पीवाईक्यू बुक से और अपना सोल्व करो डेली, मार्क करते जाओ हार्ड-वार्ड को बस, ठीक है? और किसी ने अगर कर रखी है, पहली बार बुक मार्क वाले करने हैं, वो अपने भाई मार्क वाले करो डेली 100 क्वेश्चन, ठीक है? तीसरा ऑप्शन आता है कि भाई कोई रिपीटर है, उसने बुक कर ही रखी है पूरी, बुक उसको करनी नहीं है अब। उसका क्या है कि वो फिर जो मैंने मैथ की जो सब्जेक्ट वाइज़ उसमें बनाई थी ना डिटेल वीडियो मैथ की, उसके अंदर मैंने आपको जो शिफ्ट बताई थी हार्ड, वहाँ से आप 3 या 4 शिफ्ट लगा सकते हो डेली। तो मैं ऐसे करता था, जैसे मेरी बुक होने के बाद अपने 4 शिफ्ट वहाँ से लगा लिया करता था। तो अपने हो गए 25-25 के 4 शिफ्ट लगा लो, 100 क्वेश्चन हो गए डेली के। तो मैं ऐसे करके भाई अपने 100 क्वेश्चन डेली टारगेट अपने रखो ही मैथ के तो। यही कहूँगा, आज से 100 क्वेश्चन होने चाहिए 100 डेली। तभी मैथ में प्रैक्टिस बनी रहेगी और तभी वही मैथ आपका बढ़िया रहेगा। जैसे लेक्चर वगैरह देखो, कुछ करो, बट 100 क्वेश्चन हाथ से निकालने की कोशिश ज़रूर करो हर दिन। अगर आपको मैथ अच्छा करना है तो। 2 घंटे तो यहाँ गए मैथ के भाई। उसके बाद मैं आधा या 1 घंटा और रखता था मैथ का, जिसमें मैं फ़ॉर्मूले वगैरह रिवाइज़ करता था, नोट्स करता था रिवाइज़ अपने, और कैलकुलेशन वगैरह जो भी है 15-20 मिनट, मल्टीप्लिकेशन जो भी है फ़ॉर्मूले लिखने हो, वो सब करता था। तो मतलब लगभग-लगभग मैं 3 घंटे मैथ को दिया करता डेली। तो ऐसे करके आप मैथ का अपना हिसाब लगा सकते हो, कितने दिन में आपका कितना पूरा होएगा। ठीक है? मतलब अपने क्वेश्चन वगैरह गिन लो, कितने क्वेश्चन बच रहे हैं आपके या कितनी शिफ्ट है, उसके हिसाब से मतलब डिवाइड कर लो, बस। और उनको फिर बार-बार 2-3 बार रिपीट कर दो, बस हो गया मैथ पूरा। उसके बाद बात आती है भाई इंग्लिश की। इंग्लिश में देखो वोकैब में क्या है कि मैं डेली टारगेट वोकैब के तो बढ़िया बनाता था, हर एक सब्जेक्ट हर एक उसके टॉपिक के 100 पीवाईक्यू के जो भी हो गए, 1 वर्ड 100 हो गए, इडियम फ्रेज़ हो गए 200, ऐसे करके मतलब मैंने गिन रखे थे कितने हैं, और डेली इनको कितने-कितने करूँगा तो मेरे कितने दिन में पूरे होंगे। ऐसे करके आप अपने पहले वो गिनो बैठ के एक दिन, ठीक है? उसके बाद टोटल नंबर आपके पास आ जाएँगे, 1 वर्ड कितने हैं टोटल, इडियम फ्रेज़ कितने हैं, इंटोनेशन सिनोनिम कितने हैं। उसके बाद उनको डिवाइड करो कि भाई 1 दिन में मैं 50 करूँगा तो मेरा कितने दिन में 1 वर्ड खत्म हो जाएँगे। ऐसे करके अपने देखो पहले। उसके बाद फिर शीट बनाओ उनकी, ठीक है? कि भाई पेपर तक मेरे 3 बार रिवाइज़ करने हैं तो उसके हिसाब से उनको डिवाइड करो। ऐसे अपने सोच लो, ठीक है? तो मैं अपना 2 घंटा लगभग मेरा वोकैब में लग जाया करता था, क्योंकि वोकैब मेरी बहुत ज़्यादा थी नोट्स वगैरह, तो मैं अपना वोकैब पे पूरा टाइम दिया करता था। इंग्लिश में मेन वोकैब का ही काम है और मेरी वोकैब वीक थी भाई, तो मैंने अपना पूरा टाइम दिया वोकैब को। तो लगभग यूँ मान लो मेरे 2 घंटे जाया करते थे वोकैब में डेली पढ़ने में। उसके बाद बात करें ग्रामर की, तो भाई ग्रामर में मैं मैडम की बुक से डेली 1 चैप्टर रीड करता था, ठीक है? जैसे आज थ्योरी रीड कर ली पहले चैप्टर की, कल उसके क्वेश्चन मैडम की बुक के, फिर अगला चैप्टर ऐसे ही, 1 दिन थ्योरी, 1 दिन उसके क्वेश्चन। ऐसे करके 15 चैप्टर थे, तो मैं 30 दिन में डिवाइड करता था उनको। ठीक, 30 दिन में मेरी बुक पूरी हो जाया करती थी, उसके हिसाब से मैं 2 बार कर लेता था, 3 बार कर लेता, फास्ट हो जाती थी बाद में तो, ठीक है। 1-2 बार करने के बाद लास्ट में आप और जल्दी कर लोगे उसको खत्म। तो ऐसे करके मैं 30 मिनट दिया करता था मैडम की बुक को रीड करने में, ग्रामर का। और 30 मिनट में दिया करता था भाई पीवाईक्यू की बुक से एरर और सेंटेंस इंप्रूवमेंट और फिलिंग द ब्लैंक सोल्व करने में। 10-10 उनके करा करता था, तो तीनों के 10-10 30 क्वेश्चन वहाँ से सोल्व करता था मैं डेली। तो ऐसे करके मेरा वो इंग्लिश में मतलब पूरा 2 प्लस 1 3 घंटे लग जाते थे, ठीक है? 2 वोकैब के और 1 ये ग्रामर वगैरह और पीवाईक्यू की बुक मिला के। तो 3 घंटे मेरे इंग्लिश के हो गए, 3 मैथ के हो गए, 6 घंटे मेरे लगभग-लगभग यहाँ चले जाया करते थे। उसके बाद बात करते हैं मैं रीज़निंग की, तो रीज़निंग की मैं बस 1 शिफ्ट डेली सोल्व किया करता था, ठीक है? 30 मिनट मान के चलता था मैं उसकी। भाई कई बार मैं स्टेनो वगैरह के सॉल्व करता था, 50 क्वेश्चन वाली शिफ्ट भी, ठीक है? 25 वाली करनी हो तो कई बार 10-15 मिनट में हो जाती। कई बार 50 क्वेश्चन वाली सॉल्व करते हैं तो वही थोड़ा और लग जाता, तो मैं 30 मिनट मान के चलता था उसकी रीज़निंग के। एक शिफ्ट आप डेली वहाँ से सॉल्व कर सकते हो कोई भी पीवाईक्यू की।
चाहे किसी भी लेटेस्ट एग्जाम की कर लो, एसएससी की। ठीक है, इतना ही है रीजनिंग में। तो अब बात आती है भाई जीके की। तो जीके में क्या है कि मैं डेली 100 क्वेश्चन रीड करता था पीवाई की बुक से। मेरा ये टारगेट था बस, सबसे सिंपल। और भाई मेरे को जो सबसे इफेक्टिव लगा वो यही था। ठीक है, मैंने सारे काम करके देख लिए थे, थ्योरी वगैरह। बट लास्ट में जो मैं जिस पे स्टिक रहा था ना, वो यही चीज़ थी कि अपनी पीवाईक्यू की बुक जिसमें एमसीक्यू हो और उनके सॉल्यूशन हो विद। तो उस बुक को मैं अपने डेली 100 क्वेश्चन रीड करता था वहाँ से उनके सॉल्यूशन के साथ। तो लगभग मेरे को 1 से 1.5 घंटा लग जाया करता था 100 क्वेश्चन रीड करने में, प्रॉपर उसके सॉल्यूशन के साथ। करंट अफेयर भी ऐड कर सकते हो आप। मंथली वीडियो देख लो अपनी, डेली आधा घंटा बस। करंट अफेयर का इससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। तो जीके में मैं मान के चल रहा था कि मेरे 2 घंटे लग जाया करते थे। तो 2 घंटे जीके के हो गए, 6 और 2 8 हो गए। तो 2 घंटे जीके के हो गए, तो 6.5 और 2 8.5 घंटे हो गए अभी तक मेरे। उसके बाद भाई एक मैं मॉक टेस्ट दिया करता डेली, प्री के एग्जाम तक एक मॉक टेस्ट डेली लगाओ। ठीक है, पीवाईक्यू का कोई ब्रेक नहीं होना चाहिए उसमें। मंडे टू संडे सब दिन चलना चाहिए वो। तो एक मॉक टेस्ट देता था, 1 घंटा उसका हो गया, आधा घंटा एनालिसिस का, 1.5 घंटा यहाँ लगता था लगभग लगभग। तो 8.5 और 1.5 10 घंटे हो गए। 10 घंटे का तो सीधा सीधा हो गया। ये मिनिमम टू मिनिमम इतना तो भाई लग जाया करता था आराम से, 10 घंटे तो बिल्कुल लगते लगते थे डेली। उसके बाद बच गया कंप्यूटर और टाइपिंग, क्योंकि अब उनका साथ साथ करना ही पड़ता है भाई। तो कंप्यूटर के लिए मैं हर दिन 15 से 20 मिनट जो मेरे पास पीडीएफ थी आभास सैनी सर की, मैं वो रीड करता था बस। तो लगभग लगभग मैं आधा घंटा मान के चलता था कंप्यूटर का बस। ठीक है, और टाइपिंग का तो स्टार्टिंग में तो मैं दिया करता था डेली एक टेस्ट 10 मिनट का। मॉक टेस्ट जो है उस पे ओली बोर्ड पे थे, वहाँ से दिया करता था। बाकी फिर बाद में मेरी टाइपिंग बढ़िया हो गई थी, तो मैंने फिर एग्ज़ाम के बिल्कुल नज़दीक आने के बाद दिया करता था मैं। थोड़े 2 4 दिन पहले बस 2 4 टेस्ट लगा के चला जाया करता था। तो टाइपिंग मेरी स्पीड सही है अब। बाकी किसी की टाइपिंग स्पीड में दिक्कत है तो भाई अभी से डेली एक मॉक टेस्ट टाइपिंग का लगा लो डेली। अपने जो टारगेट बनाओ ना उसमें एक मॉक टेस्ट भी लिख लो टाइपिंग का। डेली 10 मिनट लगे, कुछ ज़्यादा टाइम नहीं है। मैथ इंग्लिश पढ़ ली ज़्यादा तो बीच में ब्रेक ले लिया, उस टाइम पे लगा लिया। तो उससे थोड़ा क्या है, टाइपिंग में थोड़ा सा इंटरेस्ट भी आ जाता है यार। तो सही चीज़ है। अपना डेली एक टेस्ट लगा लो वहाँ से। तो लगभग लगभग देख लो ये आपके आगे ही है भाई, 10.5 घंटे हो गए हैं। ठीक है, तो ऐसे ही 10 से 11 12, कई बार 12 भी पहुंच जाते थे भाई। नहीं होता काम जितना हम सोचते हैं उसके हिसाब से नहीं चलता सब। तो कई बार कुछ हार्ड आ गया, कोई हार्ड चैप्टर या कोई हार्ड चीज़ चल रही है तो टाइम ज़्यादा लगता है चीज़ करने में। तो 11 12 तक ही पहुंच जाता था, तो मतलब मैक्स टू मैक्स 12 था बस। जो कोई कहता है ना 15 16 घंटे पढ़ते हैं, वो भाई फिर पागल बनाते हैं, क्योंकि हर दिन 15 घंटे पढ़ना है नहीं पॉसिबल। ठीक है, 1 2 दिन या 4 दिन हफ्ते पढ़ना कोई दिक्कत नहीं है, मैं ही पढ़ सकता हूँ, कोई भी पढ़ सकता है। बट 6 महीने लगातार 15 घंटे पढ़ना हो ना तो भाई बहुत दिक्कत है, नहीं हो पाता। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई कि अब मैंने जो गलती करी है कि ये करी कि मैं अपना थोड़ा बहुत भी मतलब फिजिकल वर्कआउट मैंने बंद कर दिया था पेपर के टाइम में। पहले तो करता था बट जैसे ही 4 5 महीने पेपर के बच गए मैं बंद कर देता था। वो बहुत बड़ी गलती थी, क्योंकि एक रूम में ना बंद रह रह के 10 12 घंटे पढ़ के बहुत मतलब फ्रस्ट्रेशन सी हो जाती है दिमाग में। ठीक है, अब मेरा तो इसलिए थोड़ा चल गया था क्योंकि भाई मेरे घरवाले बहुत सपोर्टिव हैं। अब मैं जैसे रात में पूरी रात पढ़ता था, सुबह 5 बजे लगभग मेरे घरवाले उठ जाया करते थे, मम्मी-पापा। फिर नीचे चाय बनती थी, मैं अपना भाई नीचे जाके चाय पीता था उनके साथ बैठ के, और अपना डेली वहाँ पापा के साथ बातचीत किया करता था कि मॉक टेस्ट में आज इतने नंबर आए, कल इतने आए थे। किसी दिन कम आते तो पापा वहाँ मोटिवेट करते कि कोई नहीं, अगला फिर आप बढ़िया आएँगे, अगली बार फिर बढ़िया दे, तैयारी करता रहे, तेरा हो जाएगा। तो पापा ऐसे मोटिवेट करते थे, ठीक है। मम्मी भी मोटिवेट करती थी कि तू लगा रहे बस इसी मेहनत से तेरा हो जाएगा। और किसी दिन बढ़िया आते हैं तो वही मैं खुशी-खुशी मतलब यूँ रहती थी रात में कि जल्दी सुबह होए, घरवाले उठें और जाके चाय पीऊँ, बात करें, बढ़िया आज इतने नंबर आए बताऊँगा। तो मतलब एक अलग ही मोटिवेशन रहता था जीवन में कि हाँ, ठीक है, मतलब बाहर किसी की ओर से बातों से बढ़िया है अपने घरवालों के साथ बातचीत करो। ठीक है, उनके साथ शेयर करो अपनी जर्नी, क्या तुम पढ़ रहे हो, कितना स्कोर कर पा रहे हो, कहाँ दिक्कत आ रही है, बातचीत करो बैठ के, अच्छा लगेगा। और वो सॉल्यूशन भी देंगे चीज़ों का, ठीक है। मतलब पढ़ाई-लिखाई इतना नहीं दे पाएँगे बट ये है कि मोटिवेट कर देंगे तुम्हें, और उनकी बातों से जो मोटिवेशन मिलेगा ना, तुम फिर उसको कंटिन्यू कर पाओगे चीज़ों को। बीच में ब्रेक लेने का मन नहीं करेगा। तो इसलिए भाई मेरा तो यहाँ से चल गया था। मैं तो डेली इनके साथ बैठ के बात करता था। बाकी यही कहूँगा कि आधा घंटा 40 मिनट अपना डेली फिज़िकल वर्कआउट का ज़रूर निकालो। बहुत ज़रूरी है फिटनेस भाई। ठीक है, बॉडी है, हेल्थ है तो सब है, नहीं तो कुछ नहीं है। ये आपको अभी नहीं लग रहा होगा बट एक टाइम पे आके समझ में आ जाएगी। मेरे को आ रही है धीरे-धीरे समझ में। तो और सबसे बड़ी एक्सरसाइज़ बता दूँ तो रनिंग ही है देखो, ठीक है? जिम-विम के चक्कर में मत पड़ना, क्योंकि जिम-विम में फिर ज़्यादा बॉडी वेट लगता है, ठीक है? फिर पेन होता है पूरी बॉडी में, क्योंकि आपको 10 घंटा बैठ के पढ़ना भी है भाई। यूँ नहीं कि आप प्रॉपर बॉडी बिल्डिंग करोगे या खा पी के आके सोओगे, तो 10 घंटे बैठने में फिर दिक्कत भी होती है अगर बॉडी पेन हो तो। तो इसलिए सिर्फ रनिंग करो, हल्की-हल्की अपनी 2 3 किलोमीटर डेली, थोड़ी बहुत पुशअप वगैरह कर लो, मतलब बेसिक जो अपना देसी वर्कआउट है वो करो। और
उसके बाद अपना 10 घंटे पढ़ो। ज़्यादा मतलब इतना भी मत थका के आओ बॉडी को कि आप भाई बैठ ही नहीं पाओ 10 घंटे, आपको नींद ही आई जा रही है, वो भी नहीं करना है। बट ये भी नहीं है कि हाँ, आप बिल्कुल ही एक रूम में बंद हो गए और भाई बाहर निकल ही नहीं रहे हो, थोड़ी बहुत वर्कआउट वगैरह कर ही नहीं रहे हो। उससे आपका बहुत फ़ायदा होएगा, स्ट्रेस रिलीज़ होता है रनिंग करने से और मतलब एक बॉडी भी फ्रेश होती है बढ़िया। एनर्जेटिक के साथ आप फिर दोबारा पढ़ पाओगे बैठ के। तो ज़रूर करना ये मेरी मान के, अगर कोई भाई नहीं करता है तो, और कोई करता है तो भाई बहुत बढ़िया है। उसके बाद बात करते हैं भाई स्लीप की, कि भाई नींद कितनी लें। अब कोई-कोई भाई होता है कि 5-6 घंटे सोते हैं बस, तो वो भी गलत चीज़ है क्योंकि उससे ना फिर इफ़ेक्टिव इतना होता नहीं पढ़ाई का। क्योंकि 5-6 घंटे आप अगर डेली सो रहे हो ना बस, अगर लगातार 3-4 महीने भी, तो आपका फिर माइंड ना ब्लॉक होने लग जाएगा। आपको चीज़ें याद ही नहीं रहेंगी। आप पढ़ रहे हो 13-14 घंटे, बट आपको फिर क्या फ़ायदा? वो इफ़ेक्टिवनेस ही नहीं आएगी वहाँ पे। क्योंकि चीज़ें याद नहीं आएँगी, टाइम पे रिकॉल नहीं कर पाओगे तो क्या फ़ायदा? तो एट लीस्ट भाई 7 घंटे तो सोना ही सोना है देखो। 8 सो मेरी मानो तो 8 सो सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि 24 में से 8 घटा दो, 16 बच गए। अब 16 में से 10-11 घंटे में पढ़ना है बस, बाकी के फिर 4-5 घंटे बच गए, उसमें आराम से सारे काम हो सकते हैं। तो ऐसे करके आप अपना भाई डेली रूटीन बना सकते हो और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसको ज़रूर फ़ॉलो करना जो बताया है। ठीक है, अगर सिलेक्शन लेना है तो भाई ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। इससे आपका माइंड फ़ोकस में आएगा और आप एक रूटीन फ़ॉलो कर पाओगे डेली और आपको एक टारगेट रहेगा अगले दिन उठ के कि ये करना है। तो अप्लाई करना इन चीज़ों को, ठीक है? सिलेक्शन के लिए बहुत ज़रूरी है। बाकी मैं अभी सोच रहा हूँ भाई अब दोबारा से मतलब रनिंग वगैरह फ़िटनेस का थोड़ा ध्यान देने का अपने ऊपर भाई, क्योंकि बहुत टाइम हो गया मैंने भी ब्रेक लिए हुए। तो अब फिर से रनिंग वगैरह करने की सोच रहा हूँ। तो बताना आप लोग कमेंट करके कि क्या करना चाहिए? क्योंकि रनिंग वगैरह तो मैं करूँगा ही अब शुरू। उसके साथ-साथ मैं सोच रहा हूँ 2026 प्री के लिए एक डेली पीवाईक्यू का मॉक लगा लेता हूँ और आपके साथ स्कोर वगैरह शेयर कर लूँगा। तो उससे आपको भी थोड़ा पता लगता रहेगा कितना क्या स्कोर आना चाहिए भाई, क्या चल रहा है, कहाँ स्टैंड कर रहे हो। मैं लगाऊँगा पीवाईक्यू का ही भाई, पहले बता देता हूँ। 2025 सीजन से शुरू करूँगा और आपके साथ शेयर कर सकता हूँ डेली स्कोर वगैरह। तो अगर आप कमेंट वगैरह में बताना, ठीक है? कि भाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। सजेशन ज़रूर देना कमेंट में। मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में।